जो क्यूरियोसिटी है वो ये है, बाकी दोस्त भी अपने क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में कर सकेंगे, कि बुनियादी तौर पे जो टॉपिक है कि कैसे हम अपनी जो सैनिटी है उसको मेंटेन रख सकते हैं इन द एज ऑफ सिकनेस। तो ये टर्म जो थी सिकनेस की, बेसिकली अल्बर्ट टॉफलर ने यूज की थी। वो उसका रेफरेंस पॉइंट जो था वो वैसे थोड़ा सा ये था कि जिंदगी की जो रफ्तार है वो इतनी तेज हो जाएगी और ये वे ऑफ लाइफ होगा कि उससे लोगों में फीलिंग आएगा कि जैसे वो सिकनेस का शिकार है। तो मेरे ख्याल में आजकल जो सिकनेस के सोर्सेज हैं वो एक ये भी है, और टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, अर्बन लाइफ के प्रेशर्स और क्लाइमेट चेंज, ब्ला ब्ला, इवन पॉलिटिक्स एक न्यू एडिशन है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सारे सोर्सेज हैं सिकनेस के। तो ओवर टू यू, आप बताइए कि इन सब को कैसे हम जो है वो विदस्टैंड करें, ये कैसे मैनेज करें। जी All डॉक्टर right. साहब। Thank you so very much for this amazing opportunity. And ये जो topic की selection है, I must congratulate you, Shahid साहब, that you always come up with very insightful subjects जिसके ऊपर conversation बनता है। और जब भी आप Zoom session या इस तरह की sitting में जहाँ माशाल्लाह सारे ही learned लोग बैठे हों, तो I think और भी आपका जो intellectual scope है वो बढ़ जाता है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग, वो लिटिल अंडरस्टैंडिंग में जो एज ऑफ सिकनेस है उसमें आपने शायद उसे रफ्तार के साथ मेंशन किया है, मैं उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल क्राइसिस समझती हूँ कि हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जो कि एक्चुअल लिटरल सेंस में सिकनिंग है। और मैं उसे सिकनिंग क्यों कहना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगी कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है। आपको आप समझें कि आप एक ऐसे मेले में हैं जहां पर आप खुद को खो बैठे हैं, और अब आपकी पूरी कोशिश है कि, जाहिर है, अब चूंकि खुद को खो बैठे हैं तो अब चूंकि आप खुद से अलग हो गए हैं तो अब आप बीमार हैं, और आप अपनी हर डायमेंशन पर ही बीमार हैं। हमने लास्ट भी जब नो योर सेल्फ के ऊपर बात की थी तो वो उसको थोड़ा सा वापस लेकर आना चाहती हूँ कि हमारी मल्टी डायमेंशंस में एग्जिस्टेंस फॉल करती है। तो अगर मैं मेंटली स्प्लिट हूँ, स्पिरिचुअली स्प्लिट हूँ, मैं सोलफुली स्प्लिट हूँ, तो मैं प्रॉपर हेल्दी फंक्शनिंग नहीं कर सकती। तो सिकनेस को आप कहें कि क्या उसके फॉर्म्स हो सकते हैं, पहले उसको अनपैक करना कि ये कितने लेयर्स में हमें इस टाइम इफेक्ट कर रही है। तो स्पिरिचुअल में जैसे मैंने कहा कि आपका खुद का पार्ट या आपकी खुद की एसेंस कहीं खो गई है, और वो इस जो हमारी एज है वो एक, मैंने उसको एक मेले के साथ जो है, यानी आप एक फेयर पे हैं, आप किसी एक हजूम में जा रहे हैं और आपकी कुछ बहुत पसंदीदा कीमती चीज खो गई है, एंड नाउ यू आर ब्लाइंडेडली, माइंडलेसली रनिंग आफ्टर दैट, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको वापस अपनी असल के साथ कनेक्ट हूँ। और जितने रास्ते में लोग आपको मिल रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया है, वो चाहे पॉलिटिक्स है, वो चाहे आपकी एकेडेमिया है, आपका काम है, वो जितने भी लोग या फोरम्स जहां जहां जाकर आप खुद को तलाश करना चाह रहे हैं, वो आपको आपका पता देने की बजाय आपको आपकी गुमशुदगी में मजीद, यानी आपकी तलाश में मजीद जो है ना वो लेंथ क्रिएट करते जा रहे हैं। तो इस प्रेमिस के ऊपर मैं अगली बात जो है वो शुरू करना चाहती हूँ कि जो आज की बीमारियां हैं, ये आज से 50 साल पहले की बीमारियां नहीं थी। बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एडीएचडी और नार्सिसिज्म जैसी बीमारियां पहले नहीं थी। ये कहाँ से निकली हैं? ये हमारी स्पिरिचुअल सिकनेस से निकली हैं, साइकोलॉजिकल सिकनेस से निकली हैं। अच्छा, हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो दिन ब दिन घट रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम रील्स के दौर में से गुजर रहे हैं जहां 2 मिनट जो है वो बहुत अगर आपने हाई इंटेंसिटी का कंटेंट देखें और एक्सट्रीम जो आपका डोपामिन रश है, हाई एंटरटेनमेंट आपको मिले, उसके बाद आप फिर किसी नई तलाश में निकल पड़े। तो अटेंशन, हमें अटेंशन डेफिसिट है, हमें कनेक्शन डेफिसिट है, हमें इस टाइम पर ऐसी हमारी इर्द गिर्द एक
रैट रेस है। रैट रेस का मतलब ये है कि शायद आपने ये देखा कि बहुत तेज भागना रैट रेस है। नहीं, रैट रेस ये है कि हम आज में जिंदा नहीं है, हम फ्यूचर में जिंदा हैं। हमारे पास आज जो भी है मुझे उसमें इत्मीनान नहीं है, मैं उससे कहीं ज्यादा आगे जोड़ने के लिए और हासिल करने के लिए भाग रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जो मेरे पास अभी है मैं इसके ऊपर कंटेंट क्यों नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर राजी क्यों नहीं। तो जो वापस मैं जो सिकनेस की तरफ जा रही हूँ कि हमें अटेंशन डेफिसिट है, हमें कनेक्शन डेफिसिट है, हम मौजूद ही नहीं हैं जहां हम हैं, हम मौजूद ही नहीं है। आप में से अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक वक्त में 6 चीजें हासिल करना चाहते हैं। हालांकि हम 6 चीजों के बॉक्सेस तो टिक कर सकते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी रिसेप्शन नहीं हासिल कर सकते। फॉर इंस्टेंस, जहां मजबूरियां वहां मल्टीटास्किंग बनती है कि यस आप कुछ ना कुछ करके उसको मैनेज करें, बट अगर आप कोई क्वालिटी का काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इन डेप्थ इन्वॉल्वमेंट वहां मौजूद हो, वो तो आप सिंगुलर माइंड के साथ ही कर सकते हैं। और सिंगुलर माइंड भी ऑब्जेक्टिव माइंड, कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इस फोरम में बैठने के पीछे मेरा मकसद क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है और मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। इस 1 घंटे में जो आप सब लोगों ने चूज किया है यहाँ आना, इस वक्त आप और भी बहुत सारे काम कर सकते थे बट आपने यही क्यों चूज किया। आपके अंदर क्या ऐसी खोज है जिसको सेशिएट करने के लिए आप ऐसी सिटिंग को सीख करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ, जिसके लिए शाहिद साहब काम कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग सीकर्स हैं और वो ढूंढ रहे हैं कुछ। तो मैं उसी टॉपिक के साथ इसको लिंक करूंगी कि हम जब हमारी कोई चीज गुम हो गई है या हमारा कोई अपने अंदर एक ब्लैक होल है, वैक्यूम है जिसको भरने के लिए हम भाग रहे हैं। और मैंने ये नहीं देखा कि आप क्यों भाग रहे थे या दूसरे क्यों भाग रहे थे, मैंने बस आपको देख के भागना शुरू कर दिया। और रास्ते में पता चला कि जरूरी नहीं था कि मैं जो आपका आपका गुम हुआ वो मेरा भी गुम हुआ हो, और हो सकता है मुझे तलाश करने की जरूरत ही ना होती, हो सकता है मेरा ट्रायर वहीं था जहां से मैंने शुरू किया, बट आई स्टिल वांट टू कंटिन्यू रनिंग। तो इस एक माइंडलेस स्टेट में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपना इंटरनल चेक इन रखना चाहिए। हर घंटे, हर 2 घंटे, हर 3 घंटे, हर घंटे नहीं तो हर दिन एटलीस्ट सुबह अपने साथ हम कलाम जरूर हों। अपने अंदर के माहौल का अंदाजा करें कि आपके अंदर कौन से ऐसे रेंज ऑफ इमोशंस हैं जो कि आपने दबाए हुए हैं, आप उनको सरफेस आउट होने नहीं देते। आप अपने जितने भी शौक हैं उनको भी चैलेंज करें कि मुझे, मैं किन चीजों के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस, हमें तरक्की करनी है, हमें पैसा बनाना है, हमने अपना कोई आर्टिकल पब्लिश कराना है, जो जो चीजें आपके सर पे सवार हैं, जो आपको चैन नहीं लेने देती, आप उनका सिर्फ एक इंटेंशन चेक कर लें कि इसकी इंटेंशन क्या है। आफ्टर 3 years, आफ्टर 7 years इसका इम्पैक्ट मेरी जिंदगी पे क्या है। बट आज वो मुझसे मेरे दिन का एसेंस, मेरे दिन की एनर्जी ले रही है। मैं आज के दिन के प्रेजेंट मोमेंट से हट गई हूँ क्योंकि ये चीज मेरे सर पर सवार है। जब तक ये काम नहीं होगा मैं दुनिया की जिंदगी की आम छोटी छोटी खूबसूरतियों को, अपनी सेहत को, अपने इन मोमेंट्स को, प्राइसलेस मोमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकता या कर सकती। तो आप इंटेंशन जब देखेंगे कि यस मेरी इंटेंशन ये है कि मैं दुनिया की सबसे जो है वो कामयाब स्पीकर बन जाऊं, मेरी इंटेंशन ये है कि मैं सबसे कामयाब राइटर बन जाऊं, बट आप बन, इमेजिन करते हैं कि हम वो बन गए हैं, नाउ व्हाट आर यू आफ्टर अनदर टास्क। मैं देखती हूँ कि ओवर थिंकिंग हमें बीमारी हो चुकी है, ओवर अचीवमेंट की हमें बीमारी हो चुकी है, हम परफेक्शनिस्ट बन गए हैं। और पता नहीं किसने कहा कि परफेक्शनिस्ट बनना जो है वो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि परफेक्शनिज्म जो है वो सेल्फ अब्यूज की एक फॉर्म है कि यू डाउट योर सेल्फ एंड यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, विद वट एवर इम्परफेक्शंस दैट यू हैव। तो जितने भी ये मैंने नाम लिए हैं, ये डिसऑर्डर्स क्यों बन गए हैं, ये आपकी जिंदगी की सुकून, इत्मीनान का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपसे लिए जा रहे हैं। और जब जब हम जिंदगी में 10 साल 20 साल आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ज्यादा चीजों को लूज करना
है, बिकॉज जिंदगी, हमारी यूथ, हमारी एनर्जी कम हो रही है और हमने अभी तक रिकंसाइल ही नहीं किया कि हम जिस एज में जा रहे हैं हमें लेट गो करना नहीं आता, हमें चीजों को लूज करने पे हम इतना अफसुर्दा हो जाते हैं जैसे कि हम वो साथ लेकर आए थे, हमारा लॉस हो जाता है, हमारा लॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। वो भी एक सिकनिंग बात है कि अगर आप मुझे बताइए कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पोजेशन में एक्चुअली क्या चीज है। आई मीन यू पोजेस नथिंग। इवन जो आपकी इंटेलेक्ट है, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको इवेंचुअली अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? बिकॉज यू अटैच एंड आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर नॉलेज, विद योर विजडम। तो कोई भी चीज जो आप हासिल करना चाहती हैं या कर रहे हैं जिसने आपकी जिंदगी को आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया है, यानी हद से आप बढ़ गए हैं, वहां एक इंडिकेटर है कि ये क्या मैं बीमारी की हद तक तो नहीं ऑब्सेस्ड हो रही इस काम से। चाहे वो अच्छा काम है, चाहे मुझे गुफ्तगू करना अच्छा लगता है, चाहे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे मुझे लिखना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं एक हद से तजावुज कर गई हूँ और मेरी जिंदगी में बैलेंस नहीं है, मेरी जिंदगी में हर चीज का मुनासिब हिस्सा शामिल नहीं है, तो मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं सिकनिंग हूं। और मुझे बीमार किसने किया है? ये ओवर डूइंग कल्चर ने किया है। हम आज जिस कल्चर में रह रहे हैं, यहाँ नथिंग इज इनफ। आपने पीएचडी, माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी दैट यंगर लोग जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं। हो सकता है इनको अब ये ख्याल आ रहा हो कि अच्छा पीएचडी तो होगी, अब क्या करना चाहिए। सो यू आर नॉट हैप्पी, अब पीएचडी करके डबल पीएचडी भी कर लें, फिर एक और नौकरी भी ढूंढ लें, फिर उससे बड़ी नौकरी भी ढूंढ लें। ये तो कभी भी नेवर एंडिंग रेस है जिसमें आप थक जाएंगे, आपके दिन पूरे हो जाएंगे, बट आप कब जिंदगी गुजारना सीखेंगे? और जिंदगी कब गुजारेंगे? जब आप अपनी अटैचमेंट्स को ड्रॉप करेंगे, अपनी एसोसिएशंस को ड्रॉप करेंगे और अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे, इसको मौका देंगे, इजाजत देंगे कि ये बाहर आ सके, इसको ओन करेंगे, इसको एम्ब्रेस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी में इसके लिए जगह बनाएंगे। वो हो सकता है इम्परफेक्ट चीजें हों, इनएक्यूरेट चीजें हों, जो भी सोशल कंपैरिजंस ड्रॉ करके आपने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि आई एम नॉट गुड इनफ, उसको इजाजत दीजिए बाहर आने के लिए। और वो क्यों आप इजाजत देंगे? बिकॉज इसके अलावा आपका असल जो है वो आपको चैन नहीं लेने देगा। लाइफ कैन ओनली बी लिव्ड ऑथेंटिकली। बाकी जितने मर्जी आप मास्क पहनेंगे वो थोड़ी 10 साल तक आपको आगे ले जाएंगे, बट इवेंचुअली सूनर और लेटर यू वुड एंड अप बीइंग मिजरेबल। तो आप कुछ बनना चाहते हैं, कोई लेट से आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं शाहिद साहब बनना चाहें कि जिस तरह शाहिद साहब हर चीजें मैनेज करते हैं हम भी इसी इतने अच्छे ऑर्गेनाइजर हों, इतने अच्छे हम काम करें। बट नो, यू आर सेंट हियर टू बी यू। आप अपने आप को देखें, अपने कॉन्टेक्स्ट को समझें, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में आया हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है, और मैं जिस आंख को, लास्ट भी आई थिंक मैंने ये बात की थी, सोशल मीडिया और ये जो सिकनिंग है ना, ये आपकी सारी सिकनिंग आंख से शुरू हो रही है। आप सिर्फ अपनी आंख को जो है वो अंदर की तरफ मोड़ लें, यानी आप बाहर देखने की बजाय अंदर को देखना शुरू कर दें। और अंदर आप क्या देखेंगे? अपनी हिस्ट्री देखोगे, अपनी मेमोरी देखोगे। आप क्या देखोगे? आप अपने उन लॉस्ट बैटल्स को, रिप्रेस्ड इमोशंस को, अपनी डिजायर्स, ड्रीम्स, फैंटेसी को देखोगे और आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा जो लोगों को नहीं पता, और जिनको छुपाने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है और बहुत सारे रंग धारने पड़ते हैं, उनकी जरूरत पेश नहीं आएगी। सो जो आंख बाहर देख के छोटा महसूस करती है खुद को, आप जब उसको अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको वहां से इत्मीनान, खुशी, सोर्स, पावर यहाँ से मिलेगा, डिवाइन कनेक्शन यहाँ से मिलेगा। आप अपने लिए रूम क्रिएट कर सकेंगे कि कुछ यूनिक चीजें मेरे साथ मौजूद हैं, मैं किस तरह इनको कैपिटलाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं किस तरह अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। फंक्शनल हेल्दी माइंड इज ऑल इन आर रीच। बट अगर हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए हैं, यानी मैं अपने असल से हट गई हूँ, और डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है। बहुत बार, ये मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, बहुत बार लोग मिलते हैं, आप कहते हैं नहीं आप जिस तरह बात करते हैं आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते, आप वैसे क्यों नहीं कर लेते। एवरीबडी हैज सो मेनी सजेशंस फॉर यू, बट वही लोग अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर लेते? मतलब आपके पास, मैं भी आपसे भी पूछूंगी मुझे मशवरे दें कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे ठीक करनी चाहिए, तो आप सारे बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आप और मैं, हम सारे फंस जाते हैं आकर अपनी ही जिंदगियों में। वहां हमें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि हम कुछ और बनना चाहते हैं, हम इस जात में राजी नहीं है। तो पहला मेरा सैनिटी की तरफ आने का
आपको सजेशन ये होगी कि आपका रास्ता, आपका होम कमिंग रोड जो है वो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है। आप जब अपनी असल के साथ जाके मिल जाएंगे, विच इज योर सोल, विच इज योर हार्ट, विच इज योर इमोशन, विच इज योर जॉय, विच इज योर पीस। अब वो पीस कहाँ है, कैसे है, यू फाइंड आउट, यू फिगर इट आउट। इसी पीस की तरफ जाते हुए पर्पस भी है, जो कि आपके सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स के साथ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जज्बा होता है, वो बहुत ज्यादा गिविंग होते हैं, एल्ट्रुइस्टिक होते हैं। वो हो सकता है इंटेलेक्चुअल बहुत काम करें, बट जब तक वो अपनी उस ह्यूमैनिटी पार्ट को नहीं इन एक्शन लेकर आएंगे, उनकी पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट इज योर टिक। सैनिटी जहां आपने हासिल करने से पहले ये भी एक पॉइंट है कि आपने खोई कहां पर है, सैनिटी किन चीजों में जाती है आपकी। तो मुझे लगता है कि हमारा जो सोशल सर्कल है ये हमें सेन या इनसेन बनाता है। ऐसे दोस्तों को सिलेक्ट करें, ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करें जो आपको सेन रखने में मदद दे। वो सैनिटी जो है वो आपकी ले रहे हैं या आपको इंसेन बना रहे हैं, ये हमारे इख्तियार में है। मैं ऐसे लोगों के साथ उठती बैठती हूँ जो कि ऐसे ईगो बूस्टर्स की तलाश में है, नार्सिसिस्टिक हैं, कंट्रोल फ्रीक्स हैं, हर वक्त ये पूछते हैं नई गाड़ी ली है कि नहीं ली, घड़ी आपने कौन सी पहनी हुई है, आप किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। जब आपका सर्कल ये होगा तो दो ही ऑप्शन होंगे ना, कि या तो आप उन जैसे बन जाएंगे या आप वहां से निकल आएंगे। तो हमने अगर सेन रहना है तो पहले मुझे अपनी जात में मुतमईन होना पड़ेगा, फिर अपनी जात के इत्मीनान से मैं ऐसा सर्कल एक 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 करके ऐसे लोग जोड़ूंगी, जो कि 2-3 भी हों तो काफी हैं। 2-3 भी लोग मेरे जैसे मुझको मिल जाएं जो मुझे मेरी तरह सेन है, या मेरी तरह नहीं भी सेन, अपनी तरह सेन है, तब भी मैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या उनको सोर्स ऑफ पावर लर्निंग के तौर पर यूज कर सकती हूँ। तो हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपने स्मोकर्स की कंपनी में बैठेंगे तो इवेंचुअली आप भी स्मोकर्स बने, या तो स्मोकिंग शुरू कर देंगे या आप वो कंपनी छोड़ देंगे। तो ये हमारी सैनिटी के लिए सोशल मीडिया वन ऑफ द बिगेस्ट, मुझे लगता है कि इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप का एथिक्स खराब हो रहे हैं। जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर मैं आज देखती हूँ, मेरा नहीं ख्याल टीनेजर्स, हम तो एटलीस्ट इस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर देख के नहीं बड़े हुए हैं। तो जो रील्स में मुझे एक और चीज जो सबसे बड़ी क्रिटिकल लग रही है हमारी एज के लिए, कि लड़के लड़कियां बन के और लड़के लड़कियां जो है वो लड़के बने हुए हैं और लड़के लड़कियां बनी हुई हैं, और वो कोई फनी स्किट्स करते हैं। अब और इसको देखा देखी 1000 लोग और भी अपनी जेंडर में की एक डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे हैं। somehow I don't find it funny, I find it sickening। आप चाहे एंटरटेनमेंट में भी देखें, पुराने जमानों में जिस कल्चर से हम हैं, शायद उसमें अपनी जेंडर हमारी एक प्रेस्टीज होती है, हमारा एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी है कि मैं अपनी जात में, अपनी जेंडर में मैं एक्सेप्टेड हूँ। दुपट्टे पहने हुए हैं आप, और उसके ऊपर चूंकि लाइक्स आ रहे हैं, तो देन पावर तो सारी लाइक्स देने वाले पे है। मेरी सारी पावर, मुझे पागल, कितना मुझे पागल बनना चाहिए, जितने लाइक्स आएंगे उतनी मैं मजीद पागल बनती जाऊंगी, उतनी मैं मजीद बीमार होंगी। और जितने लोग मुझे देख के कह रहे हैं कि यार इट इज सो इजी, इट्स सो इजी, यू ऑल्सो डू इट। और इस तरह ये आसान आसान करके सबको बीमारी लगती जा रही है। और बड़ी उम्र की खवातीन है वो भी, और कोई आपकी इकदार नहीं रह गई, कोई आपकी वैल्यूज नहीं रह गए। आप हर मुंह खोल के जो दिल चाहता है आप बोल देते हैं। तो जब हम सारे बिल्कुल नेकेड हो जाएंगे, हम एथिक्स को छोड़ देंगे, हया नहीं हमारे अंदर रहेगी, तो हम स्पिरिचुअली हम बीमार होंगे। फिर वहां पर बहुत सारी चीजें जैसे एलजीबीटी और बहुत सारा और भी क्रैप हमारी जिंदगियों में आएगा। और फिर हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ बाहर बाहर ये सबको हो रहा है बट मुझे नहीं होगा, मेरी फैमिली में नहीं आएगा, नहीं, फिर वो आपको भी होगा, क्योंकि मैंने हर एक्शन और नॉन एक्शन की एक कॉन्सिक्वेंस है। आप और मैं जब तक वो कहेंगे हाँ हम अपना फोन बंद कर देते हैं, इट्स ऑल राइट, नहीं, हमारे बच्चे तो देख रहे हैं ना, हमारे पास एबिलिटी है, हम उसको नहीं देख रहे। तो हमारे पास पहले तो वो सॉलिड ग्राउंड हो जो मेरे पास हो, कि मैं अपनी जात में इत्मीनान रखूं और मैं इन प्रेशर्स को विद स्टैंड कर सकूं विद माय ओन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, मोरल स्ट्रेंथ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ। ये सारी डायमेंशन पे मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। और उसकी एक थ्रेड है, यानी अगर ये 6 स्ट्रेंथ्स है ना, तो उसमें जो आपका करंट है वो यहाँ से जाएगा, आप कौन है,
आपका खुदा कौन है और आपका पर्पस क्या है। तो अगर हमारी बुनियाद ही कुछ नहीं है और हम इन सोशल मीडिया पे या आज के इस दौर में जहां पर ओवर अचीविंग, ओवर डूइंग है, कोई मुझसे पूछते हैं आप कितने घंटे काम करते हैं, बस आप 4 घंटे काम करते हैं, आप 5 घंटे काम करते हैं। तो 2-2 नौकरियों का कॉन्सेप्ट है, बाहर जाएं जी, वहां जाके डबल ड्यूटियां करें। इवेंचुअली हमने जितने भी पैसे बना लेंगे आज के दौर में, ये कम ही पड़ेंगे आपको। वहां पे भी जाके आपको सब्र ही करना पड़ेगा, वो यहाँ कर लें या हम और अपने आप को 20 साल थका के कर लें, बट इवेंचुअली जब तक सब्र नहीं करेंगे, ये दुनिया की डिजायर आपको अपने अंदर उलझाए रखेगी। So coming to conclusion towards this case, this age of sickening is very age of sickness is very tempting. बहुत ये मजे की लगती है बाहर से, बट अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें बेतहाशा वेब ऑफ एडिक्शंस हैं। मैं इसको देखती हूँ कि अगर आप एक दफा इस रील पे शुरू हो या कोई भी फोरम को पकड़ लें तो पता ही नहीं चलता आधा घंटा कब चला जाता है, घंटा कब चला जाता है, वन आफ्टर दी अदर आप उसमें ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। तो हम पहले जमानों से भी ज्यादा इस वक्त हमें हमारी नजर के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा चेक रखना चाहिए। मैं कंट्रोल का लफ्ज नहीं कह रही, कंट्रोल नेगेटिव वर्ड है, उससे फौरन आपको लगता है कि जी नहीं नहीं ये तो बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है। चेक रखें, आपकी नजर जहां जहां जाती है वो आपकी सोल के ऊपर अपना इम्प्रिंट छोड़ती है। और अगर आप अपनी आंख को अच्छी चीजों में इंगेज करेंगे जिसमें आपकी एम्पैथी डेवलप हो, आपका कंपैशन डेवलप हो, आपके अंदर ह्यूमैनिटी पैदा हो, आपके अंदर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, रिस्पॉन्सिबल बनने का, ऐसी चीजों में अपनी आंख को उलझाएं, इंगेज रखें, वहां से आपकी खुशी निकलेगी। लेकिन अगर आप वहां ले जाएंगे जो फौरी तौर पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रही है, ईगो बूस्ट दे रही है, फिर आप इवेंचुअली उसके एडिक्ट बन जाएंगे। फिर आपकी हर लाइफ आपके हर लाइफ के एस्पेक्ट पे इसका असर होगा। सो जितना आप उसके ऊपर चेक रखेंगे, अपनी इंटरनल डायलॉग के ऊपर, अपनी एक्टिविटीज को चेक रखें, क्योंकि मेरा ख्याल है बाहर निकलने से पहले जिस तरह हम घर से तैयारी करके निकलते हैं, सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, मैंने किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते पे मुझे ट्रैफिक मिल सकती है, इसी तरह जिंदगी गुजारने के लिए भी या एक दिन गुजारने के लिए भी आपकी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मेरे बाहर अगर 100 खुराफात हैं, 100 तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो मैंने अपने आप को किस तरह से जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके अपने मकसद से नहीं हटना। तो जितना भी हमें ये जो स्पिरिचुअल क्राइसिस है वो लैक ऑफ पर्पस की वजह से है। सो पर्पस अगर आप किसी तरह से फिगर आउट कर लें, आप दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, आप किस चीज में अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट करें तो वो वर्थ इन्वेस्टिंग होगा, कहाँ आपने पेन लेना जो है वो आपको अच्छा लगता है, पेन लेना जॉय देता है आपको, वो ऐसे एरियाज अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, फिर आपको डोपामिन रश की जरूरत पेश नहीं आएगी। छोटे छोटे चॉकलेट बूस्टर्स लेकर छोटी छोटी खुशियों से आपका दिन नहीं गुजरेगा। मतलब आप देखते हैं एक बंदे को वो घर से निकलता है तो गाड़ी में बैठता है, तस्वीर लगाता है फेसबुक पे, फिर नाश्ता करता है तो तस्वीर लगाता है। आप उसकी ज़हनी हालत का अंदाजा लगाएं कि व्हाट एग्जैक्टली डज ही वांट, वो क्या चाहता है आपसे और दुनिया से क्या चाहता है। ही इज सो नीडी दैट ही वांट्स लाइक ऑन एवरी सिंगल एक्ट दैट ही डज इन अ सिंगल डे। ही इज अ वेरी इमोशनली इमेच्योर पर्सन। और वो कोई अकेला बंदा नहीं है। आपको आई ऑफन राइट अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन माय फेसबुक, नोबडी लाइक्स इट, ठीक है, 10 या 12 लोगों से भी वो मेरा हाल ऊपर देख के बस लाइक कर देते हैं। पढ़ने का काम हमें ना दें। लेकिन वही अगर मैं तस्वीरें रोज लगाऊं नए नए कपड़े पहन के, नए नए फिल्टर्स लगा के, तो वहां मुझे सैकड़ों मिल जाएंगी तस्वीरें। तो ये भी आपकी सिकनिंग बिहेवियर्स हैं जो कि हमारी सोशल सर्कल ने अडेप्ट कर ली है। तस्वीर लगाएं, हंसते हुए की लगाएं, खड़े होकर लगाएं, बैठ के लगाएं, और यही हम इसी में उलझे रहें सारा दिन। इवन जो पोस्ट आप अपनी कोई स्टेटमेंट भी लगाते हैं तो मैं देखती हूँ कि पढ़े बगैर आप भेज देते हैं। पता नहीं उसका मीनिंग आप पढ़ते भी हैं कि नहीं, ये क्यों आपने लगाई है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सारा हुआ जो लास्ट भी मैंने कहा था, शायद मुझे लगता है कि एक सोया हुआ महल है और आप और मैं, हम सारे सोए हुए हैं, और इसमें जो थोड़ा थोड़ा उठ के ऊँग रहा है ना, उसको भी लोग कहते हैं कि सो जाओ तुम, मतलब डिस्टर्ब कर रहे हो मैं।
ये अभी सारे सोने का टाइम है और तुम क्यों ये आवाजें निकाल रहे हो? जागा हुआ तो कोई भी नहीं है, मैं नहीं कह रही कि मैं जागी हुई हूँ, बट मैं कह रही हूँ थोड़ा बहुत जो ऊँग भी रहे हैं उनको कहते हैं कि गो टू स्लीप अगेन, बिकॉज इट्स इजी, इट्स अवेलेबल। तो आई विश हम सारे लोग एक दूसरे को ऐसा सहारा दें, बिकॉज देखो व्हेन यू वॉक ऑन दैट जर्नी ऑफ अवेकनिंग इट्स नॉट इजी। इस तरह के फोरम्स हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी ब्रशिंग करते हैं, हमारी क्लीनिंग करते हैं, मंथली क्लीनिंग है ये, आपकी इंटेलेक्चुअल हाइजीन हो रही है, जहां आपको नया सोचने को का कोई जाविया मिल रहा है और आपके अच्छा यार ये बात पहले मैंने नहीं सुनी थी, लेट्स थिंक अबाउट इट, एंड यू कम अप विद वाइड रेंज ऑफ आंसर्स ऑफ योर ओन। मेरे आंसर को आप मत देखिए, खुद को सवाल दीजिए, अच्छे सवाल दीजिए, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिए और अपने लिए नई दुनिया क्रिएट करें। दिस वर्ल्ड इज generally, if you look around, it's very sickening. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। ये मैं सवाल लेने से पहले एक छोटा सा ऐड कर दूं। जो आपने बात की ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। ये जो है ना ओवर डूइंग कल्चर, ये किसी ने कहा था कि ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट कैपिटलिज्म का वर्जन है ना, ये बड़ा लीथल है इस एतबार से कि इसने ना जो एक्सप्लॉयटर, हर शख्स को विक्टिम और एक्सप्लॉयटर एट द सेम टाइम बना दिया। हमारे अंदर ही हमारा जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटर है जो हमें ये कहता है कि भाई और करो और करो, और हम अपने आप को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। Absolutely. तो Victim and ये दिस victimizer, इज yes. रियली वंडरफुल आइडिया। और ये जो परफेक्शनिस्ट होना जो है ये भी सेल्फ पनिशमेंट है, और मैं खुद भी इसका शिकार रहा हूँ। तो उसमें होता कुछ नहीं है, अपने आप को सजा देता रहता है बंदा, काम भी कोई नहीं करता इतना। जी। तो बहरहाल ये है कि जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और अब सवाल लेते हैं, सवाल बहुत से फौरन आ गए हैं तो मुझे ये आइडिया नहीं है। चलें जिस तरतीब से मैं देख रहा हूँ, अरशद बारसी और शुमाइला और फिर मुजीब। जी अरशद बारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और डॉक्टर इरम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो इतने बड़े मौजू को जो है गुज़े में बंद करने की कोशिश की है। इसमें मेरा बुनियादी तौर पे एक कमेंट है। वो ये है कि जब हम कम्युनिटीज में रहने की बात करते हैं या हम सोसाइटीज के अंदर रहते हैं या सोशलाइज करते हैं, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप होने में पीछे कुछ जो है वो 500 या 1000 साल, 1500, 2000 साल जो है इस पीरियड के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। इस सारे पीरियड के अंदर जो है कुछ ऐसे फिनोमिनाज इंसानों को दिए गए हैं कि अगर आप वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप सोसाइटीज में नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉलो द रेड लाइट एंड एट द रोड। और इसी तरह से बहुत 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 सारी चीजें जो आपको ऑन ऑफ कर रही होती हैं, आपको ट्यून अप करती हैं कि आपने कैसे जिंदा रहना है। इस सारे के अंदर एक ये फिनोमिना भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो इमर्ज होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज योर पर्पस। रिलीजन भी पर्पस दे रहा होता है। अच्छा जी, उसको जो फिलोसोफर्स हैं वो भी इस तरफ लेके जाते हैं। तो इट्स सेल्फ पर्पस ऑफ लाइफ भी बेसिकली जो है वो एक मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है, जो आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो अगेन जो है जो आप लफ्ज यूज करते रही बीमारियां, उसकी तरफ लेके जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को इस लफ्ज से भी थोड़ा सा नीचे आके यूं करना चाहिए कि वट एवर यू कैन डू टू अचीव योर जॉय इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। यानी कि अगर आपको घूमना अच्छा लगता है तो दिस इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। कोई जरूरत नहीं है कि 50 लोगों की जिंदगियां जब तक आप नहीं बदलेंगे तो आपने कुछ किया ही नहीं दुनिया में। ये तो फिनोमेना है जो दुनिया ने आपको दिया है। द रियल फिनोमेना इज कि live your life so that others can inspired from you and want to live like you, and that's it बस। तो ये एक जो चीज है मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। थैंक यू। Zabardast, Arshad Saab, it's a brilliant perspective, and you have highlighted the challenge that we face. I have seen so many people struggling with finding purpose, and उसमें मेरा जो आपके कमेंट के ऊपर सजेशन होगी कि rather than getting worried about finding purpose, जो आपने कहा finding joy should be the target.
बट एट द सेम टाइम जब हम सेल्फ अवेयरनेस नहीं करते हैं ना अरशद साहब, जब हम एक स्लीप वॉकिंग मोड में होते हैं तो फिर हर चीज ही हमारी जिंदगी का मसला बन जाता है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा जागना शुरू कर दें तो सारे राज आपके अंदर ही दिए गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई ढूंढ रहे हो चीज और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, पर्पस इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबने ईदी नहीं बनना होता, सबने मदर टेरेसा नहीं बनना होता, सबने गांधी नहीं बनना, कायदे आजम नहीं बनना। तो अगर आप खुद के साथ ही मुखलिस हो जाएं और खुद के साथ ही अपने इत्मीनान हासिल कर लें तो आपका वो पर्पस अचीव्ड है। अच्छा, नेक्स्ट मैं थी डॉक्टर इरम, मेरा आपसे सवाल ये है कि बाज़ औक़ात हम बिल्कुल सही चलते होते हैं, सीधे और बड़े मुतमईन होते हैं, तो एक कोई पैच आता है, खुद ही हम सेल्फ पिटीनेस का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है हम बड़े ही वो एक मजलूम सी जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए ऐसे होता है। और आप ये बताएं कि या ये एक नॉर्मल फेज है या फिर ये और इसको हम कैसे इसको टेक ओवर कर सकते हैं, और मतलब ये नॉर्मल है या ये मैं पूछना चाह रही हूँ। आपका शाहिद साहब आपका अनम्यूट कर लें अपना माइक। जो हाँ, शुमाइला का क्वेश्चन था उसी को मैं एम्फसाइज कर रहा था कि ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, तो डॉक्टर साहब आप बता दें। I think everything is normal when it exists within any human being, और जो human है वो normal है। I think we shouldn't complicate that part. जहां तक आपने कहा कि हम अपनी सही चल रहे होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि हम इंसान जो है वो एक अनियन की तरह मल्टी लेयर्ड इंसान है, ठीक है। और जिसको आप सही तरह कह रही हैं वो तो आपकी कल्चर की प्रोडक्ट हो सकती है। पहले 17-19 साल हम जो होते हैं वो हम नहीं होते, वो हमारे पेरेंट्स और हमारा कल्चर और हमारी जो जिस जगह पर हम ज्योग्राफी और जो हमारा ट्राइब होता है हम वो होते हैं, ठीक है। तो जिसको आप कह रहे हैं कि वो चल रहे थे और चलते चलते कुछ ऐसे हो गया, तो जब आपको कुछ भी ऐसा हो वो आपकी एक वेकअप कॉल की फेज होती है। यानी जब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो या नेगेटिव इमोशंस आप फील कर रहे हैं, कोई रिजेक्शन मिली है या आप खुद को इनएडिक्वेट समझ रहे हैं, वो आपकी सोल आपसे बात कर रही है कि वेकअप। 16-17 साल से ही हमें वेकअप कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं और हम 40-50 के जाके थोड़ी सी हिम्मत करके देखते हैं, हाँ यार तब से मुझे नजिंग हो रही है बट आई एम नॉट फाइंडिंग माई ट्रू सेल्फ। तो सेल्फ पिटी होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हम सारे जो विक्टिम माइंडसेट है वो आसान काम है ना, कह देना कि फलां ने ऐसे किया मेरी जिंदगी के साथ, किस्मत ठीक नहीं थी, क्यों हुआ मेरे साथ, इट्स इजी। लेकिन जब आप लीडरशिप पढ़ते हो, जब आप अवेकनिंग का सफर शुरू करते हो, जब आप पर्पस की बात करते हो, तो ये सारे रास्ते रिस्पॉन्सिबिलिटी के रास्ते हैं। ना सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि अपने इर्द गिर्द हर वो इंसान जो कि सोया हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी जिम्मेदारी है। तो पिटी जो आपको फील हो रहा है, जिसमें आप थोड़ा सा अपनी जात के साथ डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, वो आपका वेकअप पॉइंट है। अब आपकी चॉइस है, आप इसको जाने दीजिए। जैसे हम डिस्ट्रैक्शन से शुरू कर लेते हैं, मैं 2-4 किसी ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਿਰ ਦਰਦ अपने ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ तंग करता। अपने भाई दोस्तों ये के कौन साथ बातें कर रहा है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर लें। अगर आपका सवाल जब होगा फिर इन्होंने आप बहुत माइक। डॉक्टर खालिद हैं। खालिद साहब है, जी जी। खालिद साहब को इजाजत है जो भी करें। जी 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 डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो उसमें यह है कि हम जिस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं रेंटिंग करके, अपने दोस्तों से बातचीत करके, ये तो डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन जो अगर सेल्फ अवेयर आप होंगी तो आप अपने डॉट्स को कनेक्ट करेंगी कि यार कितनी बार पहले भी मुझे ऐसा महसूस हुआ है और मैंने फिर इसके ऊपर कुछ नहीं किया। व्हाट एम आई ट्राइंग टू हाइड, व्हाट एम आई ट्राइंग टू एस्केप, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डिसमिस। उस टाइम अपनी जात में, जैसे मैंने कहा ना, चेक इन रखें। जितने शौक से आप दूसरों के स्टेटस देखते हैं, जितने शौक से आप लोगों की फीड पढ़ते हैं, इतने शौक से अगर आप अपने अंदर का हाल देखें तो हम में से सारे यहाँ पर जो है वो फिलोसफर्स बैठे हैं और उनकी बातों में असर हो। हम यहाँ फिलोसफर तो हैं सारे, लेकिन असर किसी की बात में नहीं फील होता। तो ये मेरा सजेशन है कि आप अपने आप को ना ऑब्जर्व करती रहा करें एज ए थर्ड पर्सन। अच्छा Thank डॉक्टर साहब, you. आप मुझे ख्याल आया आपकी इस गुफ्तगू से और पिछली गुफ्तगू से भी
ये जो बातें आपने बताई ना बड़े ओरिजिनल थॉट्स हैं। अच्छा, अगर आपकी बातों पे हम यकीन कर लें और ऐसा करना शुरू कर दें तो आपका क्लिनिक तो बंद हो जाएगा। I think that's not my worry, because मुझे लगता है कि जो आपका रिस्क वाला पार्ट है वो वेल टेकन केयर बाय गॉड है, तो कोई और काम कर लेंगे, नो वरीज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी मुजीब साहब। मुजीब। सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर एनम अरशद। और मैं जब से आपसे मिला था और तब से ये पर्सनालिटी और सेल्फ पे मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की। और मैम आज के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अटेंशन स्पैन की बात की, 1925 में ये वर्ड होगो ग्रीनबेक ने कहा था, और उसने कहा कि परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड अपॉन टू फेस इज लॉन्ग कंसंट्रेटेड थिंकिंग। और फिर फर्दर जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब पहले मर्तबा गटन्सबर्ग ने ये प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया था तो लोगों का यही कहना था कि ये जो छपी हुई किताबें आती है ना, ये हमारे अटेंशन स्पेन्स को खराब कर रही है, इसी वजह से हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर जब रेडियो आया था तो सेम इसके बारे में यही कहा गया था, और अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाया कि जो हमारे फोर फादर थे उनके अटेंशन स्पेन्स क्या थे। और जब मैंने खुद की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन की, तब से जब मैं कोशिश कर रहा हूँ सेल्फ असेसमेंट की, तो मैं एक पॉइंट पे पहुंचा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, कि असल में हम बीस्ट है जिसकी तरफ हम इंक्लाइन होते हैं, जिस तरफ हम जा रहे होते हैं। और ये स्पिरिचुअलिटी और एक्चुअलनेस, गुडनेस, गिविंग अदर पीपल हैप्पीनेस, एक ऐसा गोल है जो कि क्रिएटेड है, जो कि एक आइडिया है जिसके पीछे एक पूरा बिजनेस चलाया जा रहा है। वो मुजीब, आपका कमेंट है या क्वेश्चन भी है? यस सर, ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी एक्चुअलिटी जो है वो है क्या वही स्पिरिचुअलिटी है जिसकी तरफ हम कहते हैं कि हमें जाना चाहिए, हमें सबको खुश करना चाहिए, अपने आप में अंदर देखना चाहिए, या वो है जो हम नेचुरली कर रहे होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं, हमें वहां से जॉय मिल रही होती है, या किसी जगह पे जाके हम अपने टाइम को, जिसको दुनिया वेस्ट कर रही होती है लेकिन आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मेरा ये है सर कि एक्चुअल में जो हम एंजॉय कर रहे होते हैं वो है, या जो हम आइडियलाइज कर रहे होते हैं वो हमारी रियलिटी होनी चाहिए। थैंक यू मुजीब फॉर दिस इंटरेस्टिंग डायमेंशन ऑफ योर क्वेश्चन। पहले आपने कहा कि मेमोरी के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है कि किस तरह से ये सारा जो कंटेंट हर दफा नहीं, जब कोई इन्वेंशन होती है तो उसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है। अभी मैं शाहिद साहब को, हम फोन पे बात कर रहे थे तो आई वाज शेयरिंग विद शाहिद साहब के इन्होंने अभी एक कोकोमो टीवी है जो कि बच्चों को के कार्टून्स बनाता है, और वो बच्चों को टोडलर्स कोई 3 महीने से लेके 3 साल के बच्चों के लिए ये कंटेंट डेवलप करते हैं। उसके ऊपर उन्होंने स्टडी ये की है कि जो ये बच्चे इस तरह के पोइम्स या कंटेंट के साथ रेज किए जा रहे हैं वो ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, यानी उनको मैनेज करना या उनको एंटरटेन करना इज रादर डिफिकल्ट देन चिल्ड्रन विदाउट रेज्ड इन सच काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। फिर एक और सोर्स ये है कि आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो नेचुरली रिड्यूस हो रही है। अब आप हाई क्वालिटी का कंटेंट, यानी जिसको आपको 10 सफ़े लेट से पढ़ने पड़ जाएं, और उसके कंपैरिजन में आपको रील और वीडियो मिल रहा है 10 मिनट का या 6 मिनट का या 5 मिनट का, तो जो यंग बच्चे हैं हमारे टीनेज, उनके अंदर नेचुरल जो ब्रेन एक्साइट हो रहा है हर 10 मिनट, हर 2 मिनट के बाद नया कंटेंट देख देख के, उनके पास पेशेंस नहीं है उस 10 मिनट की स्ट्रेट किताब को एक्सप्लोर करने की और वहां पर इंगेज्ड रहने की। तो ये दोनों चीजें, तो आप इसको समझें कि ये एक एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि किस तरह से ये रील कल्चर, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और जो हाई डोपामिन रश यानी जो हैप्पी हार्मोन्स को इंगेज रखता है, एक्टिविटी बेस्ड कंटेंट है, ये हमारे ब्रेन सेल्स, हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। अब दूसरा आपका सवाल ये है कि हम जो बनना चाहते हैं हम वो बने या हम रियल में बने।
तो जो मैंने अभी बताया शुमाइला को कि जो आप बनना चाहते हैं वो आपका नहीं है, ये कहाँ से आया है? आपने बचपन से एक आइडियल बनाया, और वो कैसे बनाया, वो किसने बताया? वो अम्मी का हो सकता है, वो अब्बू का हो सकता है, वो हमारे जीन्स का हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने आइडियल को आप चैलेंज करें कि जिसको आप जो बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं। फिर रियल की तरफ आते हैं, तो रियल तब आपको पता चलेगा जब आप ईगो की लेयर्स को डी लेयर करेंगे, यानी आप अपने फॉल्स इमेज को जब ड्रॉप करोगे तभी रियल में जा सकोगे ना। और रियल क्या है? फॉर इंस्टेंस अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और यहाँ पर मैं देखूं कि ये सर्कल सारा कैसा है, ये सारे एलिट्स बैठे हुए हैं या सारे मिडिल क्लास बैठे हुए हैं या सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से मैं बात करूं तो क्या मैं रियल बात कर रही हूँ? नहीं, मैं रियल बात नहीं कर रही हूँ। मैंने एक फैब्रिकेटेड कंटेंट रखा हुआ है जो मैं ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए प्रेजेंट करती हूँ। असल में हो सकता है मेरा दिल चाहता हो कि मैं किसी से भी बात ना करूं या मैं खास तबके से बात करूं। तो जब तक मैं अपनी ईगो यानी फॉल्स सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती और ड्रॉप नहीं कर सकती, मैं रियल को टच नहीं कर सकती। फिर लेट से रियल पता लग गया कि यार मैं तो बहुत पेंड हूँ और मैं गांव में रहना चाहती हूँ और मैं एक फार्म हाउस और सादा जिंदगी पसंद करने वाली हूँ। अच्छा, अब हिम्मत कौन देगा कि उस रियल सेल्फ को जो है इम्ब्रेस कर लो? इसलिए फिर मैं वापस कमजोर पड़ के उसी मास्क में आ जाऊंगी जहां पर मैं आइडियल की तलाश में सारी जिंदगी ख्वार होती रहूंगी। यही तो मैंने आपसे इससे शुरू किया है। मेरा और आपका असल गुम हो गया इस दुनिया के मेले में, क्योंकि हम कुछ और ढूंढने की तलाश में थे और अपना असल भी गुम हो गया। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। क्वेश्चन डॉक्टर thank you so साहब much. बहुत से हैं। अजमतुल्ला साहब हैं, डॉक्टर अजमतुल्ला, और उसके बाद आयशा और राना गुलाम मोहिउद्दीन और आसमा। जी डॉक्टर साहब, अजमतुल्ला वजीर। पहले तो अस्सलाम वालेकुम और डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म, and I would definitely congratulate Dr. Irm for having such a wonderful session for us. एक्चुअली डॉक्टर साहब, जो मेरे सवालात हैं वो तो बहुत सारे हैं, बिकॉज एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री साइकोलॉजी एक अलग मुझे थोड़ी सी नजर आती है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ ग्रिप ऑन दैट सब्जेक्ट एज वेल। और डॉक्टर साहब का काफी एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब इस राउंड में एक सवाल कर लें, फिर बाकी दोस्तों का सवाल एक एक लेके फिर वापस आपके दूसरे सवाल पे आ जाए। Okay, I will try my level best to summarize. History का एक रूल है डॉक्टर साहब, and that is change and continuity. अगर चेंज है, कंटिन्यूटी तसलसल है, तो हम हैं। अगर चेंज कंटिन्यूटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इट मींस दैट वी विल बी फॉलन, वी विल गेट ब्रेक डाउन। और इसी चेंज कंटिन्यूटी को, फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम कितने पोस्ट लगाते हैं लाइक्स और डिसलाइक्स के चक्करों में। नो डाउट दैट इज अ वर्स्ट फिनोमेना, और ये एक एक्सट्रीम फिनोमेना है और हम एक्सट्रीम की एग्जांपल दे रहे हैं। देयर आर सम पीपल्स जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अभी भी हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है और उससे हम फायदा उठा रहे हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट तो ये जा रहा है, मतलब आप दोनों एक्सट्रीम्स को लेके, एक वो है जो बिल्कुल शाई फील कर रहे हैं, दूसरे वो है जो इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करके अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, अपने आइडियाज की पब्लिसिटी करवा रहे हैं, अब आइडियाज की वो सर्कुलेशन करवा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक क्लिप देख रहा था, इसी किस्म का एक रील देख रहा था जिसकी तरफ डॉक्टर साहब इशारा कर रही थी। इट वेरी ब्यूटीफुली एक्चुअली डिवाइडेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन एंड देन द सोशल रिवोल्यूशन, दैट हाउ कैन वी रिटेन एम्प्लॉयज। सो आजकल ये जो सोशल रिवोल्यूशन आ चुका है, नो डाउट इसको स्क्रूटनी की जरूरत होगी, इसको हम टाइम के साथ डिस्कस करते जाएंगे, बट देन गॉड्स विल प्रिवेल एंड वी विल कीप ऑन मूविंग। हम रह नहीं सकते, जिस तरह डॉक्टर साहब ने खुद भी इशारा किया। तो मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर साहब, अगर चेंज कंटिन्यूटी नहीं होगी और ये डेवलपमेंट नहीं होगा तो वेयर वी विल बी स्टैंडिंग, हमारा मकाम कहाँ पे होगा? क्योंकि आजकल ये चीजें तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसकी अवॉइडेंस करके अगर आप इसको अवॉइड कर लेते हैं तो ये एक नया डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं। 3 दिन यहाँ पे पाकिस्तान में बंद हुआ, 4 दिन, और यकीन माने लोग जो थे वो मेंटली सिक हो रहे थे।
I was one of the affectees because I was unable to receive any email. I was unable to tweet. I was unable to share my thoughts or interact with my friend. So your response on that? Thank you. अच्छा Thank you डॉक्टर very साहब, much. मैं डॉक्टर साहबा के जवाब से पहले ना एक जुमला जस्ट इसमें कहना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में बंद करने की बात कोई भी नहीं कर रहा, इसको रेगुलेट करने की बात है। इसका हेल्दी यूज जो है ना उसकी बात है। और ये डिबेट वेस्ट में बहुत ज्यादा है और वेस्ट बहुत ज्यादा डिसिप्लिन कर रहा है इसको। हम अभी उस तरफ नहीं आ रहे अनफॉर्चुनेटली, जो हमें आना चाहिए। Yes, sir. मैं इसका जो बिल्कुल है एग्री कर रहा हूँ। हेल्दी यूज हमने कैसे करना है। तो ओवर टू डॉक्टर साहब, चूंकि सवाल आपका उनसे था, मैं सिर्फ ये एक जुमला मोतरजा जो बीच में था। Thank you. जी डॉक्टर साहब। Thank you, Wazir Saab, for your comment and for your insights also that change is the only constant and we cannot avoid change. And I would develop on Shahid Saab's comment कि हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे कि वो फॉरम, वो मीडियम ठीक नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। हम बात कर रहे थे इस एज ऑफ सिकनिंग की। मैं मेजॉरिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल हाउ दे आर यूजिंग मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है। और उसमें भी मैं खास तौर पर ऐसा कंटेंट को मैंने सब्जेक्ट समझा जो कि आपकी एथिक्स की डेवलपमेंट के लिए, आपकी इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, इन द नेम ऑफ मेकिंग मनी आप वो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी लग रही है। देखिए, पैसा कमाने के ऊपर अगर मैं आपसे बहस शुरू कर लूं कि पैसा कमाना भी एक बीमारी है, तो भी मतलब हम उसके ऊपर भी बहुत देर बात कर सकते हैं। तो हमें हमारी जो एसेंस है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और वो एसेंस जो है वो, लेट्स से आप कह रहे हैं कि मैं भी उस 3 दिन इफेक्टिव्स में था जहां पर मुझे अपने दोस्तों से बात करनी थी, अपना आइडियाज शेयर करने थे। तो हाउ डिफरेंट आर वी फ्रॉम एडिक्ट्स? मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें क्यों शेयर करना है, ठीक है। जब आप अपने आप के साथ दोस्त बन जाते हैं वजीर साहब, तो आप जंगल में रहें, आप अमेरिका, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में रहें, आप अपनी जात के साथ रहना सीख लेते हैं। फिर जैसे आपकी जिंदगी के हालात जाते हैं, आप उसके साथ रेगुलेट करना, उसके साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। तो जब आपको एक चीज मुयस्सर है और एक चीज आपसे ले ली गई, तो यही तो आपकी उस सिकनिंग स्टेट के बारे में डिस्प्ले कर रही है कि यहाँ पर आप आउट ऑफ प्रोपोर्शनेटली अटैच हो रहे थे, अब आपको वापस अपना बैलेंस चाहिए। तो मैंने बैलेंस की बात की है, मुकम्मल उसको छोड़ना आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू जी। आयशा हबीब और उसके बाद आसमा। क्वेश्चन बहुत सारे, मसूद साहब भी हैं। और जी आयशा बोलिए। Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, Dr. Ram. First of all, I missed around the whole session, so I feel very sorry for that. मैं 2 छोटी-छोटी बातें यहाँ पे करना चाहूंगी। लास्ट 10 मिनट्स मैंने आपके सुने हैं, तो उसमें पहली चीज तो ये कि आपने जो एक सेंटेंस बोला था कि we have got the responsibility of others as well. तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी क्लियर लाइन। एक तो हमारे पास बहुत ही सिकनिंग मेंटालिटी है और एक हमारे पास वो मेंटालिटी है जिसमें लोग थोड़े समझदार हैं। तो जो मुझे फील होता है, जो हमारे लिए ट्रिगरिंग पॉइंट है, आई थिंक सो, कि हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो हर किसी को लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा बेहतर पता है। जो बीच के लोग हैं who want to listen, who actually want to evaluate themselves, वो बहुत कम है। ये जस्ट आई वांटेड टू मेक दिस कमेंट ओवर हियर। तो मुझे इस चीज से ना मैं काफी ट्रिगर भी होती हूँ और मुझे काफी अलार्मिंग पॉइंट लगता है सोसाइटी का, बिकॉज इट डज नॉट लेट अस मूव टूवर्ड्स एडवांसमेंट। हम बस एक रिजिड सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, आई अपोलोजाइज, मैं पहले ही क्वेश्चन से कर लेती हूँ अपोलोजाइज, बिकॉज आई डोंट नो इधर इट्स रेलेवेंट और नॉट। मेरा पॉइंट, ये क्वेश्चन ये है एक्चुअली आपसे। In last 1 week, in around 4 days, I had sleep paralysis with nightmare. 2 दिन मुझे sleep paralysis हुआ और nightmare हुआ. I talked to few of my friends and they were saying that you have anxiety which you are not confronting. Although मेरी life में, personal life में, academic में, professional में, I'm completely fine, alhamdulillah, I'm satisfied.
So what do you think, or what would you suggest कि मुझे क्या करना चाहिए? Which is the thing which I'm missing over here? So I just want to have the answer to this question if it's relevant. Thank you. Okay, your first question is regarding responsibility of others. उसमें जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने परसीव किया मेरी बात को, उसमें इंटेंशन ये नहीं थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं अवेकेंड हुई हूँ तो मैंने सारों को, एक मैं प्रीचर बन गई और मैं सारों को हर जगह जा जाके भाषण देना शुरू करूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जिसको ज्यादा पता होता है वो ज्यादा टॉलरेंट होता है दूसरे की इम्परफेक्शन पर। तो आप जब कहते हैं कि मैं जो है वो अपनी चीजों को लुक आफ्टर करूंगी, या विक्टिम माइंड जो है वो कहता है मेरे साथ किसी ने ज्यादती कर दी, तो आप बजाय दूसरों को ब्लेम करने के दूसरों को फॉरगिव करते हैं, एम्पथाइज करते हैं और अपनी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव स्टांस लेकर आते हैं कि अगर वो मे बी अभी अपनी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी पर वो समझ के काबिल नहीं है, तो आप लोगों के साथ कन्फ्रंट करने की बजाय लोगों को इम्ब्रेस और टॉलरेट करते हैं। इस सेंस में मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहा, जिसमें आपने कहा कि हम रिजिड सोसाइटी हैं, मैं उस रिजिडिटी की बजाय हम इनडिफरेंट सोसाइटी हैं, बेहिस। हम हर किसी के साथ हमारे तजाद हैं, और जब हम किसी के साथ तजाद रखते हैं तो हम उसे इंसान ही नहीं मानते। मैं आपसे बेतहाशा तजाद रखूं लेकिन मैं आपको इंसान जरूर मानूं, आपके साथ हमदर्दी जरूर रखूं, मैं अपना आपका ताल्लुक इंसानियत का ना खत्म कर दूं, एहसास का ताल्लुक खत्म ना कर दूं। ये रिस्पॉन्सिबल होना है, ये अवेकेंड होना है। अब आपके दूसरा सवाल है जिसमें आप कह रहे हैं कि देयर इज अ सडन बिहेवियरल चेंज जिसमें आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ है या यू आर नॉट एबल टू स्लीप, तो बेस्ट वुड बी द साइकाइट्रिस्ट, दैट मे बी यू कंसल्ट साइकाइट्रिस्ट। और जो आपके क्लोज सर्कल ने कहा है कि हो सकता है समथिंग दैट यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग, दिस कुड ऑल्सो बी ट्रू बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं। ठीक है, कंट्रोल फ्रीक्स का मतलब ये है कि उन्हें उनका जो ये मास्क है, यानी जिस सेल्फ के साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं, वो इतना स्ट्रांग होता है कि उनकी बॉडी को जब तक बीमार नहीं होगी वो मानेंगे ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। तो आपकी बॉडी आपके साथ बात करती है बीमारी के जरिए कि सी यू हैव बीन निग्लेक्टिंग मी एंड नाउ देयर इज समथिंग सीरियस दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू। तो आपको दोनों ही, मेरा ख्याल है, साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को इन कॉम्बिनेशन कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू जी। Thank you so much. आसमा जी, आसमा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बात से बहुत एग्री करती हूँ और डेफिनेटली आई फील के यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसोसिएशन एंड सेल्फ एलिनेशन जो है ना उसका दौर चल रहा है। और बड़े अरसे से ही मुझे ये लगता है कि हम मल्टीटास्किंग हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, आज के दौर की डिमांड है। और मुझे ये भी लगता है कि हम बहुत ओवर स्टिमुलेशन का भी शिकार हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक दौर में हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते थे तो उसमें हम ये भी पढ़ते थे कि बेसिकली नॉर्मेलिटी जो है वो ऑप्टिमल फंक्शनिंग का नाम है। तो वो ये यहाँ पे आके थोड़ा मुझे इसके साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन सी महसूस होती है कि हम जब ये बात आज कर रहे हैं। एक बात तो ये मैं पूछना चाह रही थी, दूसरी मैं ये बात पूछना चाह रही थी कि हम लोग तो थोड़ा लेटर लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए हैं इंटरनेट के साथ या रील्स कल्चर के साथ, और वाकई उसमें मेरा भी ये होता है कि आई गेट ओवर इंडल्ज्ड एक के बाद दूसरी की रील की जब आप बात करते हैं। तो ये जो बच्चे आज के दौर में पैदा हुए हैं जिन्होंने देखा ही ये दौर है, हम तो थोड़ा पहले अपना एक नॉर्मल भी आप कह लें कि डिफरेंट वे ऑफ लाइफ में भी रहे हैं। अब इन बच्चों में बिल्कुल इनका स्लीप एक साइकिल डिफरेंट है जिसकी वजह से इनके अंदर ओबेसिटी, पीसीओएस के इश्यूज आ रहे हैं बच्चियों के अंदर। बहुत सारे बच्चे एग्नोस्टिक्स हैं या जिनको जेंडर आइडेंटिटी के इश्यूज भी हैं, जैसे आपने कहा है कि लड़के लड़कियां बन के इस तरह से वो लाइक्स के चक्कर में कर रहे हैं। तो हमारे अंदर से तो कभी कॉल आ रही है, व्हाट अबाउट दीज यंग लॉट जो आ रही है, ये किस तरह से अपने आप से कनेक्ट होंगे? हाउ आर दे गोइंग टू सेल्फ कनेक्ट टू देमसेल्व्स? इनके लिए क्या तरीके हैं? थैंक यू सो मच।
थैंक यू आसिमा। उसके लिए मैं आपको आप सारे ही लर्नेड लोग बैठे हुए हैं, अगर आप अपनी पाकिस्तानी यूथ में ड्रग एडिक्शन की टेंडेंसीज देखेंगे तो वो अलार्मिंगली हाई है। इस्लामाबाद में आप यूथ के अंदर एड्स की बीमारी अलार्मिंगली हाई है। और ये जो मैं इमोशनल कनेक्शन की मैंने कहा कि हमें कनेक्शन डेफिसिट है, हमें अटेंशन डेफिसिट है। जो बच्चा हाई इंटेंसी हाई स्टिमुलेटिंग कंटेंट से एक सर्टन एज से ही एक्सपोज हो गया, उसकी लाइफ कैसी लाइफ होगा, उसकी मेंटल लाइफ कैसी लाइफ है, वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ठीक है, स्कूलों में जो टीचर ट्रेनिंग में हम जाते हैं, वहां टीचर्स कहते हैं कि बच्चे स्कूल में आकर कहते हैं हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हमें इंटरेस्ट ही किसी चीज में नहीं है। ठीक है, बच्चे अक्सर स्कूलों में लाहौर में ड्रग्स लिए हुए आते हैं। ठीक है, और अगेन मैं सारे बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक अलार्मिंग केस स्टडी समझ लें कि उसके ऊपर हाईलाइट कर रही हूँ। ये कहीं ना कहीं तो असर कर रहा है। फिर जब आपका बच्चा इस तरह की कंटेंट में अपने इर्द गिर्द देखेगा और फिर वो कहेगा कि मैं मिसफिट हो रहा हूँ, जो रियल है, जो नहीं कर रहा होगा ये वाले काम, वो मिसफिट फील कर रहा है, तो उसे भी ऐसे ही काम इवेंचुअली करने पड़ने हैं, तभी वो जाके फिट होगा। जिस तरह हम हमारे जमानों में तो दो ही एक स्कूल ऑफ थॉट होते थे, कोई लिबरल्स होते थे तो कोई कंजर्वेटिव होते थे। अब तो मुझे समझ ही नहीं आती कि कितने ऑप्शंस आ गए हैं। आपने मतलब यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। तो बात ये नहीं है कि हम इसको बैठ के सिर्फ इसके ऊपर डिस्कशन करें। आई थिंक इसके ऊपर हमें एक अपने हाउस होल्ड के अंदर डीपर कनेक्शन डेवलप करना, कॉन्वर्सेशंस करना। वो फैमिलीज जहां पर दोनों स्पाउसेस काम कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो आया पाल रही है या पैसे बना के आप ले आ रहे हैं और फिर बच्चे सारा दिन इधर उधर ड्रॉप करते हैं, वहां पर उन 7 सालों में आपको बच्चे को बुनियाद देनी है कि आपकी रियल सेल्फ क्या है, आप कौन हैं, आपकी असास क्या है। और अगर वो फर्स्ट 7 सालों में नहीं बन पाती है तो फिर स्कूल ही बनाएगा, फिर कल्चर बनाएगा, वो जो भी बन जाएगा। तो ये तो बात है। आपके पहले सवाल पे मुझे वो कॉन्ट्रडिक्शन वाली कुछ समझ नहीं आई कि ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग कॉन्ट्रडिक्शन किसके साथ है। बात हम ये कर रहे थे ना कि मल्टीटास्किंग का दौर है और बहुत कुछ करने के बाद ओवर अचीवमेंट हम करते हैं और हम फिर भी मतलब हम कहते हैं कि ना इनफ इज नॉट इनफ, हम बहुत सारे से भी सेटिस्फाइड नहीं होते ना। और एक जी दौर में हम डेफिनेशन जब साइकोलॉजी की पढ़ते थे तो हम बात करते थे कि बेसिकली नॉर्मेलिटी इज ऑप्टिमल फंक्शनिंग, ह्यूमन बींग्स जो है उनकी ऑप्टिमम फंक्शनिंग का नाम है। वहां मैं हाँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज ये कर रहे हैं कि ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग डजंट मीन मल्टीटास्किंग। ये किसने आपसे कहा है कि ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग का मतलब है आप 6 नौकरियां करें, आप ओवर अचीवर बने? ओवर अचीवर तो ड्रेनिंग है। आप सोचें, जिन लोगों को मकसद पता है, जिनको अपनी स्ट्रेंथ पता है, वो एक ही काम 24 घंटे करते हैं। ठीक है, और फिर उनको लगता है उसी में नई नई क्रिएटिव साइड्स ढूंढना, ये ऑप्टिमल फंक्शनिंग है। बजाय ये कि मैं अपने आप को थका लूं। जो दूसरा प्रेमिस है वो ये है, नॉट इनफ। तो मैं हो सकता है एक टीचिंग करके मुझे खुशी मिलती है, बट मुझे लगता है मेरे घर का बजट पूरा नहीं होता, मैं सिर्फ टीचिंग नहीं कर सकती, मुझे इसके साथ पार्ट टाइम कुछ और भी करना पड़ेगा। तो मैंने एक और काम भी कर लिया। ओवर अचीवर कल्चर ये भी कल्चर है कि मुझे स्ट्रेट एज आ गए हैं और मुझे पता ही नहीं कि मुझे मेजर अब नेक्स्ट किस में जाना चाहिए, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं है। आई डोंट हैव माई क्लोज टच विद माई स्ट्रेंथ्स। तो ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग इज नॉट बैड, मल्टीटास्किंग एंड ओवरडूइंग कल्चर इज बैड, बिकॉज वो आपको ब्लाइंडेडली भगा रहा है। ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग करने वाला बंदा नोज वेयर ही इज रनिंग एंड व्हाई इज ही रनिंग एंड व्हाट इज द आउटकम। ठीक ठीक, बिल्कुल जी जबरदस्त। अच्छा, मल्टीटास्किंग जो है ना, इसके बारे में एक किताब है, अगर आसमा आप देखना चाहें, एक किताब आई थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बड़ी रिसर्च बेस्ड किताब है। जी वो जी नोबेल लॉरिएट्स हैं जिनकी किताब है, उन्होंने कहा था ये नॉनसेंस है। सिंपली मैं उसको जरा क्लैरिटी के साथ बयान करने के लिए कह रहा हूँ उन्हीं की जुबान में। ये बिल्कुल एक नैरेटिव बनाया गया है। मल्टीटास्किंग उन्होंने ये प्रूव किया था विद एम्पिरिकल एविडेंस कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप एक टाइम पे एक काम करते हैं,
दो काम आप कर ही नहीं सकते, तो ये मल्टीटास्किंग की बाय डेफिनेशन ये पॉसिबल नहीं, तो उसको आप जरा देख लीजिएगा। और बहुत से सवाल हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। मसूद साहब और हुमैरा और फिर राना गुलाम मोहिउद्दीन साहब। जी मसूद साहब। मसूद साहब अनम्यूट करें। मसूद साहब अनम्यूट जी करें। अब आ रहे जी हैं। हो गया जी। जी मैडम बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की, बड़ा मजा आया सुन के। एक इसका पहलू तो वो जो पुरानी बहस है डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल की, वो है कि इंसान जो है वो कितनी ख्वाहिश, कितना इरादा, कितनी कोशिश करता है और कितना वो जिंदगी में अचीव कर पाता है। तो एक उसका जो एक जवाब, वो हिडोनिस्टिक लाइफस्टाइल है कि जी आप इस तरह से जिंदगी गुजारें जैसे आपको प्लेजर मिलता है। तो चलो छोटी छोटी मेमोरीज क्रिएट करें, आपकी जिंदगी खुशगवार गुजर जाती है। बाकी पर्पस क्या है, जैसे कहते हैं लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। तो वो है। तो खैर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो आपने ऑथेंटिक लिविंग का लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया है, मुझे पूछना है कि क्या कोई रोल मॉडल की भी कोई इम्पोर्टेंस है, और आप समझती हैं कि रोल मॉडल आदमी को तलाश करने चाहिए कि नहीं, कि आदमी जो है ना खुद ब खुद ही सब कुछ कर सकता है? इसकी कोई अहमियत है आपकी नजर में? थैंक यू। Thank you for your insights and I think जो सवाल आपने पूछा, I think I wanted to mention in the conversation कि हमें मुख्तलिफ जिंदगी की स्टेजेस के लिए मुख्तलिफ टीचर्स चाहिए होते हैं, मेंटर्स चाहिए होते हैं, और रोल मॉडल वो बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन वो आपके प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। आप अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे तो माइक बंद रखें अपना प्लीज। तो आपकी समझें कि फेजेस हैं जिंदगी के। अगर आपको अर्ली लाइफ में या आपको लगता है कि मेरा एक रोल मॉडल है और फिर आप उसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं, जो उसने आपको सिखाना था उसने सिखा दिया, और फिर आपका कोई और रोल मॉडल होगा। बट रोल मॉडल होना जरूरी है क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन देता है और आपको लगता है कि इफ द अदर पर्सन कैन डू इट, आई कैन डू इट टू। आपके जो एम्बिशंस हैं वो पॉसिबल हैं। अगर आपका कोई भी रोल मॉडल नहीं होगा तो फिर आप एक फॉल्स इल्यूजन में बह रहे होंगे। तो बेहतर है कि आप इंसान, चूंकि जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं, यू आर नॉट द फर्स्ट वन जिसने ये काम करना है। आपसे पहले भी बहुत लोग गुजरे हैं, आपके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे और उनके भी मोर और लेस आप जैसे ही ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस होंगी। तो आई थिंक रोल मॉडल्स होना बहुत अच्छी बात है, बट मुकम्मल उनके ऊपर तकवा कर लेना कि यही एंड ऑफ दी वर्ल्ड है, वो उससे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है। कि आप अपनी आवाज को आहिस्ता आहिस्ता इतना एम्पावर करें कि फिर आप जो है वो खुद अपने उस्ताद खुद बने। और आप अपने उस्ताद तब बनते हैं जब अपने अंदर के डिवाइन एसेंस को इजाजत देते हैं कि वो आपसे बात कर सके। तो लास्ट टाइम पे भी हमने बात की थी कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, व्हेन स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड टीचर डिसअपीयर्स। फिर आप अगली मंजिलें खुद ही तय करते हैं। ठीक। सही। जी हमारा। थैंक जी यू सर। जी थैंक यू सर एंड थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अभी कुछ देर पहले किसी ने सोशल प्रेशर की बात की थी, जिसके बारे में मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि ये सब हमारे दिमाग में होता है, सोशल प्रेशर भी, प्लस हम किसी को कितनी पावर देते हैं अपने ऊपर। फॉर एग्जांपल, जब मैं शुरू में इस्लामाबाद जा रही थी कोयटा से, तो मुझे ये बताया गया था कि इस्लामाबाद के लोग बहुत ब्रांड कॉन्शियस है, स्टेटस कॉन्शियस है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब मैं वहां गई थी तो मैं मुझे कभी पता नहीं होता कि इस वक्त क्या फैशन चल रहा है। मैं वो फ्रॉक वगैरह ही पहनती हूँ हमेशा से। और मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गई, प्रेसिडेंट हाउस भी गई, पार्लियामेंट कवर करती थी व्हेन आई वाज जर्नलिस्ट, और हर जगह गई। तो मुझे कभी किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि आपका जो ड्रेस है वो तो फैशन के मुताबिक नहीं है, या आपने ब्रांड नहीं पहना, आपने कोई महंगी चीज नहीं पहनी तो प्लीज वी आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं जहाँ पे भी गई हूँ, पीपल वर रियली वेरी नाइस विद मी। दूसरा, पावर देने की जहाँ तक बात है, जो मैं समझती हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये होता है कि मतलब आप जितना एक्सप्लेन करते हो, मे बी हमें वैलिडेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल ये है कि जैसे कि आई डोंट हैव किड्स, और हमारी सोसाइटी में लोगों का वैसे भी फर्ज होता है कि वो
आपसे पूछने के बाद आपको बताएं भी सही कि आप कितने मिजरेबल हो। तो मतलब उस गुफ्तगू को आगे ही ना करो। लाइक मुझे जब अक्सर खवातीन ज्यादातर वो कहती है अच्छा बच्चे नहीं है तो वो पता नहीं खवातीन की तो इम्पोर्टेंस नहीं होती, उसका जवाब मैं ये सिर्फ देती हूँ कि रिलैक्स, लाइक अब मेरी इम्पोर्टेंस है कि नहीं है ये मुझे पता है, मेरे तक रहना चाहिए, मुझे दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया देन दे विल हैव पावर एंड मोर स्पेस कि वो मुझे परेशान करे या फिर उससे आगे बढ़े जिसकी मुझे अब फिर लगता डॉक्टर है साहब मुझे को जरूरत फीस भी नहीं देनी पड़ेगी आपको। और थर्ड पॉइंट में ये अपना शेयर करना चाह रही थी कि काम जरूर करे बहुत अच्छे तरीके से जो भी अपनी जॉब है। मैंने जो चीज नोटिस की और मैंने खुद पहले उस पर काम किया कि जब मैं प्रॉपर फोकस नहीं करती थी तो वो डिले होता जाता था, फिर मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता था कि अच्छा मेरे टास्क रह गए। उसके बाद मैंने स्पेशली अपने फॉरेनर फ्रेंड से जो सीखा उस वक्त डट के फुल फोकस होके काम करो, बाद में आप बड़े रिलैक्स हो जाते हो, लेकिन उसके बाद आपको अपना मैकेनिज्म पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि सैटरडे और संडे में हर वो काम करूंगी जिससे मैं रिलैक्स होती हूँ, जिससे मैं खुश होती हूँ। चाहे मैं रेस्टोरेंट में जाकर बैठूं और मैं उसमें बुक पढूं, कुछ भी चाहे वो चीज देखने में कितनी स्टूपिड हो, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है ताकि मेरी वो एनर्जी गेन हो और मेरी मेंटल वेलबींग जो है वो रहे। क्योंकि मेंटल वेलबींग के बारे में फिर हमारी एक मिथ है, जब हम इमोशनल वेलबींग सेल्फ केयर के बारे में जो हम बात करते हैं कि ये सेल्फिशनेस है, नो, ज्यादातर लोगों को मैंने कहते सुना है। जो इंसान अपनी अपनी वेलबींग का ख्याल रखता है वो कॉन्टेंटेड होता है, खुश होता है, फिर वो दूसरों के लिए अजाब नहीं बनता। अदरवाइज अगर आप खुद अंदर में खुश नहीं होते, अपना ख्याल नहीं रखते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना टॉक्सिक होते जा रहे हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, आप उन्हीं के लिए जो है वो अजाब बन जाते हैं। और बस ये थी 3 पॉइंट्स में कहना चाहती हूँ। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो है ना साइकोलॉजी इन्होंने पढ़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना पढ़ा है कि ये खुद भी एक सेशन कर सकती हैं इसमें। बहुत अच्छी बात है जी। राना गुलाम मोहिउद्दीन साहब जी। राना साहब, राना साहब, मेरा जी जी राना साहब आप अब नजर आ रहे थे, अभी आप नजर नहीं आ रहे। अभी नजर बेटी की वजह से नहीं आ रहा। वो जी आई जी थी, कहती थी खाना। जी जी, आपको हमने बहुत रखा होल्ड पे, तो अब आप प्लीज आप 2 सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि ये तसव्वुफ में और ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है जो डॉक्टर इरम ने बताया, इनमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और तसव्वुफ अगर मैं सही समझ रही हूँ तो डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी है? जी जी अच्छा, स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड समझें कि तसव्वुफ जो है वो आपकी असल है और जो एटीट्यूड या बिहेवियर है वो उसकी बाय प्रोडक्ट है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर सारे बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कर लो, अच्छी बात है, झूठ ना बोला करो, टाइम पे उठा करो, नेक काम किया करो, पैसे बनाओ, कामयाब हो। ये एटीट्यूडनल और बिहेवियरल डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो स्पिरिचुअल साइड है ये आपका कोर डेवलपमेंट है, यानी ये असल है जिससे हम अपना रास्ता जिंदगी का दरियाफ्त कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे आप सारे लोग मुझे लगता है कि हिस्टोरियंस भी हैं जिन्होंने बहुत सोशलिस्ट भी लोग यहाँ पर हैं। काफी जमानों और डेकेड्स में हमारी ये कोर कमजोर पड़ गई है। ठीक है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम लिबरल भी हों तो हमने रिलीजन को थोड़ा पीछे कर दिया, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम आजाद ख्याल हों तो हमने अपने जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर था उसको भी कंप्लीटली रिफ्यूट कर दिया। हालांकि मुझे लगता है कि उस कंजर्वेटिव कल्चर में जिसमें जेंडर रोल्स बड़े स्पेसिफिक थे, जिसमें बहुत सारी खूबियां थी, हम उन खूबियों को भी नहीं देख पा रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा कोर कमजोर पड़ गया है। तो मैंने जो मेरा ख्याल है जो एज ऑफ सिकनेस को देखा, उसके लिए पहला लफ्ज ही मैंने ये बोला कि ये स्पिरिचुअल बीमारी है, ये है बीमारी ही हमारी कोर की बीमारी है।
तो अगर कोर मेरा मजबूत हो जाए तो मैं चाहे अमेरिका में रहूं, मैं चाहे चीचू की मलिया में रहूं, मैं राजी हूं अपनी जात में, ठीक है। और मैं जो जैसा भी अपना मेरा एटीट्यूड और बिहेवियर होगा, मैं खुद से उसकी ताकत ले रही होंगी, अपनी असल से ताकत ले रही होंगी। मैं बाहर सोशल अप्रूवल, सोशल वैलिडेशन और सोशल प्रेवलेंट कल्चर से नहीं देख रही होंगी कि दुनिया की यार्डस्टिक में मैं कितनी कामयाब हूँ। और यहाँ से फिर मेरा इत्मीनान का जर्नी शुरू होगा। यहाँ से मुझे अंदर से कॉलिंग आएगी कि मुझे किन कामों में अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, किन कामों से बच जाना चाहिए, किन कामों से रुक जाना चाहिए। आपके अंदर से आवाज आएगी, वरना ऑप्शंस तो इस वक्त बेतहाशा हैं। स्कूलों में जाएं, बच्चों के ए स्ट्रेट एज आते हैं, उनसे पूछें बेटे अब आपने आगे जिंदगी में क्या चॉइसेस लेनी है, नहीं पता। हम एफएससी और उस टाइम के दौर के लोग हैं जिसपे दो ही ऑप्शंस होते थे, जी आपने एफएससी करनी है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। और तब भी हमें इजाजत नहीं होती थी क्योंकि माँ बाप चूज कर लेते थे। तो अब अंदाजा करें, ऑप्शंस होना हमारे लिए क्राइसिस बन गया। वो इसलिए क्राइसिस बन गया क्योंकि बुनियाद नहीं है। बिल्कुल ठीक है बात। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जिनकी तरफ से ना कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये कामयाब होने देते हैं कि नहीं। किंजा है और इकरा है और कौन है, इकरा नूर है जी। किंजा सलामत। सर हम सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट है, डोंट जो जिन्होंने नहीं किया ना, जिन्होंने कोई बात नहीं की पहले, उनको मैंने कहा। शिजा जुवेरिया जी, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? अच्छा, मैंने 3-4 नाम ले दिए हैं तो कोई भी नहीं बोल रहा। सीरत बेटा आप करो बाद में। सीरत फातिमा। I think most of the things Dr. Ram has said, I agree with them because सीरत आपने कोई प्रेसिडेंशियल खुतबा नहीं देना बेटा, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन कर मैं लो। कमेंट ही कर रही हूँ। अच्छा करो फिर, ठीक है। मुझे लगा सदारती खुतबा शुरू हो। जी जी बेटा, जी जी। बिकॉज मैंने खुद भी नोटिस किया है कि जब से मैंने फोन यूज करना शुरू किया है तब से मेरा अटेंशन स्पैन जो है ना वो काफी डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो उसको अब मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसके अलावा भी जितनी भी बातें डॉक्टर एरम ने की हैं, कंप्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ देम। अच्छा, सीरत की बात से मुझे एक बात ख्याल आया कि इन्होंने कहा कि जब से मैंने फोन शुरू किया है। अच्छा, फोन की कम से कम जो जहनी हालत पे इसका इफेक्ट है वो आप सारे ही डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे कि आप अपनी जात से नाखुश हो जाते हैं बैठे बिठाए। कैसे कि यार उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, वो कितनी मजे की जगह पे बैठे हैं, वो कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, वो कितने अच्छे लग रहे हैं और उनकी जिंदगी परफेक्ट है। ये देखते ही आप एकदम से आपको डिप मिलता है और वो ये है कि साइकोलॉजिकली यू गो इनटू दैट पिट ऑफ इनएडिक्वेसी, वर्थलेसनेस। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखती हूँ कि दिस इज एज ऑफ सिकनिंग, क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो कर रहा है मैं भी भाग के 6 रील्स बना लूं, कहीं वो मुझसे आगे ना चला जाए। अपने कंपेटिटर्स के साथ आप भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि हो सकता है उसकी कॉलिंग यही है कि वो रोज के 6 बनाए और आपकी कॉलिंग यही है कि आप मस्त रहें। आई थिंक ये ठीक कह रही हैं आप जी सीरत। आई थिंक ये अब बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों पे भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग और इवन सेइंग इज आल्सो अफेक्टिंग अदर्स के यू नो यू थिंक कि जैसे अगर आपने कोई एक रिटन पीस पढ़ लिया है, यू थिंक यू रिलेट टू इट, बट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इज यू आर बीइंग गैसलाइटेड इनटू थिंकिंग यू रिलेट टू इट because it makes for a cooler self narrative. आपको भी लग रहा होता है कि if that person victimizing yourself into thinking कि जो अगला बंदा सोच रहा है या जो अगले बंदे को लग रहा है वो आपको भी पर्सनली फील हो रहा है और आपकी सेल्फ रिकग्निशन हो रही है, but that's not exactly what's happening. So it's not even just material things anymore, कपड़े, जूते, locations, it's more of a spiritual thing जिससे आपने शुरू किया था पूरा. It's just that for me, I think. क्या बात है जनाब सीरत, जबरदस्त। जी शिजा जी अस्सलाम वालेकुम। जी जुवेरिया, फिर शिजा। जी जुवेरिया। नहीं शिजा कंटिन्यू करें, मैं फिर बाद में बात करती हूँ। तो अभी आपने थोड़ी डिसाइड करना, ये मेरा काम है। चलिए आप बात करें।
चले ठीक है। तो हम साइकोलॉजिकल बेस पर बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया इंट्रोज और एक्सट्रोज का। आपको सब पता होगा, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज भी होती हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज भी होती हैं। तो मैं एक्सट्रोवर्ट तो नहीं कहूँगी, एम्बिवर्ट कहूँगी खुद को, क्योंकि घर में आई एम अ टोटल इंट्रोवर्ट, और जब मैं कॉलेज में होती हूँ तो लाइक मुझसे ज़्यादा एक्स्ट्रावर्ट कोई है ही नहीं। तो मैंने ये देखा है कि जो बिहेवियर्स होते हैं ना हमारे, लाइक जब हम किसी से लड़ते हैं या किसी से झगड़ा हमारा होता है, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज मुख्तलिफ तरह से लेती हैं। अब अगर मैं किसी से लड़ूंगी तो मैं शाम तक मुझे रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मेरी गलती थी, तो आई शुड से सॉरी और मुझे पैचअप कर लेना चाहिए, या मैं उस तरह डीप डिप्रेशन में उस चीज को लेकर नहीं जाऊंगी, यानी कि महीने नहीं लगेंगे मुझे उस चीज से बाहर आने में। लेकिन जहाँ पे दूसरे बंदे को बात लें तो शायद वो किसी किस्म के डिप्रेशन में चला जाता है या डिनाइल में उस चीज के चला जाता है कि ये जो मेरे साथ हुआ है या वो गलत हुआ है या मैं ठीक था। तो इसका आपको क्या लगता है कि उसको इतना टाइम क्यों लगता है उस चीज को एक्सेप्ट करने में या उस चीज को प्रोसेस करने में दूसरे बंदे के लिहाज से? Thank you, Javeria, for this question. I would say that it's matter of subjectivity, because आपका जो coping mechanism है is regulated differently, and other people regulate their emotions differently. Some people have higher stakes. ठीक है, अगर कोई स्ट्रेंजर खड़ा होकर आपको मिसअंडरस्टैंड करे, अगर स्ट्रेंजर खड़ा होकर आपको कोई ऐसी डिमीनिंग बात कर दे, तो थोड़ी देर के लिए तो आप अनॉय होगे, बट लॉन्गर टर्म के लिए आप अपसेट नहीं होंगे। बट जिनके बारे में आप बात करी, हो सकते हैं दे आर ओवरली अटैच्ड टू सर्टेन person and you are generally not very attached with the people. आप अपना एक बैलेंस रिस्टोर रखते हो, या आप एक बाउंड्री में लोगों को डील करते हो। तो जिन लोगों की बाउंड्रीज ब्लर्ड होती हैं, ओवर गिवर होते हैं या ओवर लवर्स होते हैं, या दे आर इनटू अपनी सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं होती, वो फिर चीजों को उनके ड्यू साइज से ज्यादा अहमियत देते हैं। जब ज्यादा अहमियत देंगे तो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी, ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी तो ज्यादा डिप्रेशन होगा, और उसमें से निकलने में भी ज्यादा दिन दरकार होंगे। ये बात शुमाइला के लिए भी है, ये आखिरी वाला जुमला। शुमाइला, जी जी, ये उस दिन जी सर बिल्कुल, वो मैं सर पूरा मैंने आंसर अपने कॉन्टेक्स्ट में सुना है, क्योंकि ये पिछले सेशन में जब जी पिछले सेशन में जब आपकी पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही थी, तब मेरे माइंड में यही बात चल रही थी कि शी इज टेकिंग टू मच, मतलब वो उसका कुछ ज्यादा असर ले रही है अपनी पर्सनैलिटी पे कि उससे बाहर नहीं आ रही। वो डॉक्टर इरम, हम करंट पॉलिटिकल शुमाइला पहले जरा ये बच्चों से थोड़ी बात कर लें प्लीज, फिर हम करते हैं। जी शिजा। अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन थैंक यू सो मच, बहुत इंफॉर्मेटिव था, और मेरे ख्याल से तो हमारी यूथ के लिए इस तरह के सेशन जरूर अटेंड करने चाहिए और बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आजकल तो थोड़ी सी बात पे ही हमें डिप्रेशन होने लग जाता है और इतनी टेंशन होने लग जाती है। मेरा मैम से एक क्वेश्चन भी है। आवाज आ रही है मैम आपको? जी आई एम लिसनिंग। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हमारा नेटवर्क का इशू है, तो इसलिए पूछ रही हूँ। मैम, मेरी एक फ्रेंड है और शी इज 21 और उसे ओसीडी है, मतलब बहुत ज्यादा वो ऑब्सेस्ड हो जाती है बहुत जल्दी, और उसकी बहुत सी सिम्टम्स ऐसी हैं जो हमें लगता है कि उसे ओसीडी है। कुछ हमारे ट्रेंड ऐसा है कि बहुत जल्दी हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न नहीं करते, बल्कि हमारे तो ट्रेंड ही नहीं है मोस्टली। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हम इवन फ्रेंड सर्कल में या उसकी फैमिली में क्या ऐसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स दे सकते हैं, या उसकी कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं इस डिसऑर्डर को ओवरकम करने में? देखिए, पहले तो उनको जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो बहुत जरूरी है पर्सनालिटी का ना। उनकी वो ओसीडीज बाइपोलर की वजह से भी हो सकता है, बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में लोगों को ज्यादा ओसीडीज होते हैं, तो वो पहले तो एक डायग्नोसिस होना जरूरी है। दूसरा ये है कि आप लोगों के केस में यही है कि यू नीड टू बी देयर फॉर द पर्सन। इमोशनल सपोर्ट जो है वो इंसान को ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी देती है। बेसिकली जो ओसीडीज हैं वो फियर बेस्ड ओसीडीज होते हैं, यानी आपको किसी ना किसी चीज का फियर हो जाए और जिसकी बेसिस पर आप उस रेपिटेटिव साइकिल में चले जाते हैं। तो एक तो जो काम कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, एक तो आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि ऑन पर्सनल
फ्रेंडली जोन में आप उनको इमोशनल कंफर्ट एंड सिक्योरिटी दें. So I think we should be closing it down. I would take the last question, Shahid साहब. शफीक चौधरी साहब ने मेरा ख्याल है दोबारा शायद क्लास से आए हैं, तो शफीक चौधरी साहब का कंक्लूडिंग कमेंट लेते हैं और उसके बाद नहीं नहीं सर, मैं इधर ही था, मैं कहीं नहीं गया, बस कैमरा ऑफ था. जनाब मैंने कहा शायद बीच में आपकी क्लास आ गई तो आप उसको देखने चले गए. नहीं जी शफीक साहब आपकी तरफ से ये जो भी कमेंट है, ये कुछ भी, ये लास्ट क्वेश्चन और कमेंट, और उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं ऑफिशियली, और बाद में कुछ लोग दोस्त बैठना चाहें तो इट्स ओके. जी नहीं, जज़ाकल्लाह खैर. ये बहुत ज़रूरी बात है जो डॉक्टर इरम ने लोगों को बताया कि जी एट द एंड ऑफ द डे जो की टेक अवे है वो वही है जो जैसे राना साहब ने भी वही बात की तसव्वुफ वाली, कि आपकी जो आंखें हैं वो जितना बाहर देखती हैं, अगर वो उतना ही अंदर देखना शुरू कर दें तो शायद बहुत सारे जो मसले हैं नफ्सियाती वाले और जज्बाती वाले वो आपके हल हो सकते हैं. और जब हम लोग कोरिया में थे तो बुद्धिज्म का जो सबसे की पॉइंट है वो बेसिकली एग्जैक्टली यही है कि जितनी भी खुशियां हैं या दुख हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे इनर पीस के साथ रिलेटेड हैं. तो अगर आप ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जो आपको इनर पीस दे सकें, जो आपको सुकून दे सकें, जिससे आप इंटरनली हैप्पीनेस फील करें, तो एट द एंड ऑफ द डे वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है. और हर बंदे के लिए ज़ाहिर है वो जो खुशी है, जो जहनी और अंदरूनी सुकून है, उसके पैरामीटर्स अलग-अलग होंगे. तो अपना जो पैरामीटर्स हैं वो फाइंड करने, ज़ाहिर है उसके लिए इस तरह के जो सेशंस हैं या डॉक्टर इरम जैसे कुछ लोग या शायद साहब जैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं, राना साहब का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, लेकिन वो इस तरह से लोगों को फिगर आउट करने में कि कौन सी चीज़ें उनको इनर पीस प्रोवाइड कर रही हैं, दैट इज़ अ गुड कंट्रीब्यूशन. एंड आई थिंक हम लोग जितना भी उसको लोगों को सपोर्ट कर सकें वो फाइंड करने में, वी शुड कीप डूइंग दैट. एंड दैट्स प्रीटी मच my take on this session. थैंक यू शफीक साहब, और आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है. एक तो आप, अच्छा डॉक्टर साहब, शफीक साहब इस वक्त भी सेशन में शरीक होते हैं और सुबह के वक्त भी होते हैं, बल्कि कोई भी टाइम हो ये मैनेज करते हैं यूएसए. इनको कभी वो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह. तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत मजे का सेशन था वंस अगेन. और दिस इज नॉट द लास्ट सेशन फ्रॉम यू, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ मुकालमा टीम नाउ. तो हम दोबारा भी आपके साथ जो है वो सेशन रखेंगे. तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. तो ऑफिशियली यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं. बाकी कुछ दोस्त अगर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए तो इट्स ओके. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.